वेलकम टू बैक। स्टार्ट करते हैं जो सीरीज हमने चालू किया है हाइड्रोलॉजी का, उसका कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर है। जो कि अभी अब तक जो हमने देखा है प्रेसिपिटेशन का कैलकुलेशन देख लिया, प्रेसिपिटेशन हो चुका है। फिर उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन होने के बाद इवापोरेशन का पार्ट देखा। तो इवापोरेशन में उसका प्रोसेस देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। ठीक है, तो जस्ट अभी देखिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इवापोरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिससे इवापोरेशन का रेट क्या हो सके, डिफर और एक्सेस जो भी होता है उसके प्रोपोर्शन उन्होंने बताया था। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, विंड एंड एयर प्रेशर। तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई अगर तुम्हारा इवापोरेशन अफेक्ट हो रहा है तो हमको, जैसे हमारे बड़े बड़े डैम्स होते हैं जो कि हमें कंज्यूमर तक पहुंचाने होते हैं, तो अगर संभवतः अगर उस ईयर में अगर बारिश नहीं हुई तो हम उस बचे हुए पानी या फिर हमारे रिजर्वायर में जो पानी उसको कैसे हम उसका जो टाइम्स ड्यूरेशन है कि मतलब जो स्टोरेज पानी है उसको हम कैसे लाइफ उसका बढ़ा सकते हैं, मतलब हमारा स्टोरेज बढ़ा रहे, मतलब उसका लॉसेस ना हो। तो हमको उसका प्रिकॉशनरी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। देखिए इवापोरेशन होगा इसका मतलब लॉसेस हो रहा है, मतलब आपके स्टोरेज में से लॉसेस हो रहा है। तो इवापोरेशन हो रहा है, अब हमको कंजम्पशन के लिए अगर हमें ज्यादा वाटर चाहिए, अगर बारिश नहीं हुई तब भी हमें कंजम्पशन के लिए वाटर चाहिए, तो इवापोरेशन को कंट्रोल करके या फिर इवापोरेशन का रेट कम करके हम पानी को बचा सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर में हम क्या कर सके, वाटर का सप्लाई कंटिन्यूअस रख सकते हैं। तो अभी देखिए, तो सबसे अहम क्वेश्चन बन जाता है, ये जनरली 2 मार्क आते हैं और प्रोसीजर के साथ ही वो इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसका पार्ट 2 मार्क कर देते हैं, इंट्रोडक्शन 2 पार्ट और प्रोसेस 2 मार्क। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है। तो उसमें से सबसे बड़ा पूछता है कि मेथड्स टू कंट्रोल द इवापोरेशन रेट। अभी इवापोरेशन पता चल गया हमको क्यों करना है, रेट उसका क्यों कर रोड रेट को क्यों कंट्रोल में करना है, तो हमको वो तो पता चल गया क्यों करना है, अभी वो कैसे करना है वो देखना है। तो मेथड टू कंट्रोल दी इवापोरेशन या फिर इवापोरेशन रेट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा रेट को, तो हमें सबसे पहले सरफेस एरिया को रिडक्शन करना है। मतलब जो एक्सपोज टू एनवायरमेंट है, जो सरफेस एरिया ऑफ दी रिजर्वायर हो जाए या फिर आपका डैम, जो आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो रिजर्वायर हो जाए, या फिर कोई छोटा से छोटा अगर वाटर टैंक भी बोल दे, तो हमको उसका इवापोरेशन रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एनवायरमेंट को एक्सपोज हो रहा है सरफेस एरिया, उसको क्या करना है, कम से कम करना है। अगर अब बोलोगे तो कम कर रहे हैं सर, स्टोरेज क्या कम करना है, नहीं, आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप उसका डेप्थ बढ़ा सकते हो। डेप्थ प्रोपोर्शन में आप डेप्थ या और हाइट उसका जो प्रोपोर्शन में उसको बढ़ा सकते हो, तो स्टोरेज अपने आप बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया रिडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हम 10 का डायरेक्टली 1 वे नहीं ला रहे, इतना नहीं कम कर देना, नहीं तो फिर उसका प्रोसीजर ही काम ही नहीं करेगा, मतलब आपको उसका कलेक्शन वगैरह भी नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर 100 मीटर स्क्वायर है तो आप उसको रिडक्शन कर सकते हो, 90 लेके आ सकते हो, 85 के नियर अबाउट में ले आके सकते हो। तो मतलब अगर सरफेस एरिया एक्सपोजिंग में कंडीशन में कम होगा तो सोलर रेडिएशन जो अफेक्ट करने वाला है आपके सरफेस एरिया पे, उसका भी एरिया कम होगा। अब एरिया कम हो गया तो मतलब इवापोरेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो नथिंग बट हमारा वो कंट्रोल हो गया इवापोरेशन का पार्ट। नेक्स्ट है आपका विंड शील्ड। अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग में करने वाले इस सरफेस एरिया के साथ क्या था, विंड भी था। अगर विंड वेलोसिटी अगर बढ़ी तो इवापोरेशन रेट भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ा तो इवापोरेशन बढ़ा, तो हमने सरफेस एरिया को हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, इवापोरेशन रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी विंड के बारे में देखें जो हमने किया है, विंड शील्ड। विंड शील्ड में मतलब आपको क्या करना है, सरफेस पे जो ये तो सरफेस का हो गया, तो विंड शील्ड में आपको क्या करना है, विंड की वेलोसिटी को कम करना है। विंड वेलोसिटी अगर बढ़ी तो इवापोरेशन रेट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके विंड वेलोसिटी का रेट ही कम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, विंड शील्ड लगाएंगे। अब शील्ड कैसे लगाना, कोई एक जिस वे में आपका विंड फ्लो कर रहा है, ठीक है, विंड वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। ऑब्स्ट्रक्ट चाहे जिससे भी करो आप, वो मैटर नहीं करता, चाहे जिससे आप उस विंड के वेलोसिटी को ऑब्स्ट्रक्शन में अगर कर दोगे तो विंड वेलोसिटी अगर रिड्यूस हो गई, विंड वेलोसिटी रिड्यूस हुई तो इसका इंपैक्ट ह्यूमिडिटी भी पड़ता है, ह्यूमिडिटी पे भी वो होगा। और ह्यूमिडिटी अगर विंड वेलोसिटी जैसे ही कम हुई तो आपका इवापोरेशन रेट भी कम होगा। और ध्यान रखिएगा, ह्यूमिडिटी मतलब अगर बढ़ी तो इवापोरेशन क्या होता है आपका, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था
कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इवापोरेशन रेट कम हो रहा है। तो ह्यूमिडिटी मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो इवापोरेशन रेट, और ह्यूमिडिटी मतलब ठंडक बढ़ी तो इवापोरेशन कम हो जाती है। तो जैसे ही विंड वेलोसिटी आप कम करोगे तो ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो मतलब नमी, जो हवा में नमी है वो क्या बढ़ जाएगी। अगर आपने विंड को रोक दिया इसका मतलब वो हैमर्ड कर रहा है, तो मतलब जिस फ्लो से, जिस वेलोसिटी से वो बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, विंड शील्ड लगाकर विंड वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो। ऑफसेट करोगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन भी कम होगा इनडायरेक्टली। अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, सरफेस फिल्म में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। सरफेस फिल्म में क्या होगा, अब जहां पे ऐसे कंडीशन में जहां पे सरफेस एरिया रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, इन केस ऑफ आप वहां पे डेप्थ नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सरफेस फिल्म लगा सकते हो। प्लस सरफेस एरिया रिडक्शन करने के भी बाद भी सरफेस फिल्म आप दे सकते हो। ठीक है, तो सरफेस फिल्म मतलब क्या, चाहे जितना बड़ा, छोटा हो बड़ा हो, आप सरफेस फिल्म अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो सरफेस फिल्म में क्या होता है, एक प्रकार का ये पाउडर फॉर्म में एक केमिकल होता है जिसका ये होता है कि इंपैक्ट टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो आपका ह्यूमिडिटी जो सराउंडिंग रहेगा वो क्या भी रहेगा, ठंडक नमी बनी रहेगी, जिससे इवापोरेशन भी अच्छा खासा कंट्रोल में आ जाता है। तो कहने का मतलब सरफेस फिल्म जो है एक प्रकार का एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है जो कि हम सरफेस एरिया के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए उसको ही दूसरा नाम है कि मोनो मॉलिक्यूलर फिल्म भी बताया गया है, जिसका फिल्म का जो एक थिकनेस होता है 1 मिलियंथ ऑफ 9 mm, जनरली वो 9 mm काउंट किया जाता है, तो उसका जो थिकनेस है 1 मिलियंथ ऑफ 9 mm में उसका, क्योंकि लेयर बाय 9 mm कैलकुलेट किया जाता है। तो एक प्रकार का पाउडर फॉर्म एक केमिकल होता है जो कि हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया पे स्प्रेड करते हैं, जिससे आपका इवोपोरेशन कंट्रोल में हो जाए। उसी के मोनोमोलिक्यूलर फिल्म बोला जाता है। मॉलिक्यूलर मतलब आपका सब्सटेंस क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के ऊपर, वाटर मॉलिक्यूलर के ऊपर ये मॉलिक्यूलर एक फॉर्म क्रिएट करता है, जिसको मोनोमोलिक्यूलर फिल्म भी कहा गया है। अभी देखिए हेक्साडेकानोल और ऑक्टाडेकानोल, ये दो प्रकार के केमिकल हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं। इसका सबसे बड़ा अहम हो जाता है कि ये पाउडर फॉर्म होने के बाद ये फिल्म क्रिएट करते हैं, जिससे इवापोरेशन आपका कंट्रोल हो जाता है। एक फोर्थ है जो कि हम बोलते हैं फ्लोटिंग कवर। आप इसमें इस केस में क्या होता है, आपके जो वाटर सरफेस होता है, वाटर सरफेस में उसमें क्या करते हैं, हम एक कवर प्रोवाइड कर देते हैं। कवर आप चाहे जिसका भी कर सकते हो, मेटल का कर सकते हो, वुडन का कर सकते हो, चाहे जिसका, आपके उस एक्सपोज वाटर में जो एक्सपोज सरफेस है उसमें आप क्या फ्लोटिंग के तौर पर यूज कर सकते हो। देखिए बोटिंग वगैरह चलता है, फॉर एग्जांपल आपके डैम में अगर आपने बोटिंग वगैरह काम किया तो बोटिंग क्या होता है, बोट क्या है, उस वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब रेडिएशन कितना भी हो, रेडिएशन किस पे पड़ेगा, उस वुडन पे पड़ेगा, बोट के वुडन पे पड़ेगा, तो उसके नीचे का जो वाटर रहता है वो क्या रहता है, उसका उस जगह पे वाटर क्या होता है, इवापोरेशन कम होता है, उसका रेट कम हो जाता है कंपैरेटिवली अदर सरफेस एरिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये 4 मेथड है जिससे आप अच्छा रेट ऑफ इवापोरेशन कंट्रोल कर सकते हो। अपने रिजर्वायर में जो वाटर है उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। आपका एस्टिमेशन जो पीरियड आपने वाटर कंजम्पशन के लिए कंसिडर किया है वो भी बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा ध्यान है कि इसका बेस्ट है कि आपका इवोपरेशन रेट रिड्यूस कर देता है। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म कर देता है, नहीं, रेट रिडक्शन बोला यहां पर। ओके, यहां पर इवोपरेशन पार्ट खत्म हो गया, तो मतलब इवोपरेशन रेट देख लिया, प्रोसीजर देख लिया, ठीक है, तो उसके बाद कंट्रोल भी देख लिया, तो इवोपरेशन का पार्ट खत्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ट्रांसपिरेशन। अभी जैसे कि हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में देखा था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टार्ट के ही लेक्चर में बताया था कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन में जो हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाया था तो उसमें जो भी इवोपरेशन, जो भी पार्ट आपका प्लांट ट्री से इवोपरेट होते हैं, तो मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हमने जो देखा था उस केस में हमने यहां पर ट्रांसपिरेशन देखा था। ट्रांसपिरेशन मतलब सोलर रेडिएशन आने के बाद जो भी
प्लांटेशन होते हैं, प्लांटेशन के जो भी रिस्पिरेशन सिस्टम के, मतलब प्लांटेशन ग्रोथ होने के बाद रिस्पिरेशन सिस्टम के बाद जो भी ऑक्सीजन वो डिलीवर करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ऑक्सीजन क्या करते हैं वो एनवायरनमेंट में जो छोड़ते हैं, तो उसका क्या होता है वो अगेन रेडिएशन के क्वांटिटी आने के बाद वो भी क्या होते हैं ट्रांस इवोपरेट, मतलब वो भी क्या होते हैं मतलब हाई प्रेशर से टू लो प्रेशर ट्रेवल करते हैं, तो एक प्रकार का वो इवोपरेशन बोल सकते हैं, लेकिन अभी उसको एक नाम दे दिया बिकॉज ऑफ इट फ्रॉम द प्लांटेशन, और ट्रीज में से जो निकलते हैं उसको ट्रांसपिरेशन, ऐसा नाम ऐसा वर्डिंग वहां पे मेंशन किया है। तो ध्यान रखिएगा, तो जो भी रिस्पिरेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्लांट, ये सभी को पता है। तो उस ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन में भी जो वाटर कंटेंट अभी हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं अभी ये हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में जो मूव कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मूविंग वर्ड इसलिए डेराइव कर रहा हूँ, इवोपरेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इवोपरेशन के अंदर अगर आता है, लेकिन यहाँ पे कंसिडर नहीं, क्योंकि इसको नया एक नाम दिया है, उसी को ट्रांसपिरेशन, मतलब जो भी हायर टू लोअर में जो भी ट्रेवल कर रहे हैं उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहा गया है। तो हम बढ़ते हैं डिटेल के साथ, तो पता चल गया ट्रांसपिरेशन सिस्टम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रीज से जो भी ऑक्सीजन के बाद में जो भी एक मॉलिक्यूलर जो भी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो सब ट्रांसपिरेशन के अंडर आते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। ये क्या है, लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर मतलब वहां से कहीं से भी वो निकल रहे दूसरी जगह पे तरफ जा रहे हैं, मतलब निकल रहे, मतलब वहां पे लॉस हो। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी लिविंग प्लांट्स, जो भी लिविंग प्लांट्स हैं उनमें से वाटर जो लॉस हो रहा है ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन एंड बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। बस इतना ही ट्रांसपिरेशन, उसके अलावा और कुछ उसका डेफिनेशन नहीं बनता है। ठीक है, तो सबको पता चल गया ट्रांसपिरेशन क्या है। अब ट्रांसपिरेशन हो गया तो अभी इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के तरीके क्या है, क्योंकि अभी नेकेड आई से तो दिखेगा नहीं ना भाई कि मतलब उड़ रहा है कौन सी दिशा में जा रहा है, तो उसका मेजरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट। खासकर ये दो पॉइंट लिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। अभी मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट ज्यादा पूछा, तो मेजरमेंट करने के चार तरीके हैं। फर्स्ट है आपका इवोपरेशन, इवोपरेमीटर से आप पता कर सकते हैं उड़ कितना आ रहा है। इवोपरेमीटर मतलब उड़ना, लॉस होना मतलब क्या, अपने से दूर कर रहा है इवोपरेमीटर। तो इवोपरेमीटर अगेन इवोपरेशन अलग है, इवोपरेमीटर यूज ऑफ इंपेरिकल मेथड, वाटर बजट मेथड और एनर्जी बजट मेथड। ये तीनों तो इंपेरिकल है, ये दोनों क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से इन सब तीनों का है। देखो इंपेरिकल मेथड है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूले के साथ आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो कि आपका ट्रांसपिरेशन कितना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद सबसे बड़ा इवापोरोमीटर में आप क्या कर सकते हो, इवापोरोमीटर मतलब कितना उड़ रहा है, थिंग तो एक ही है, एक्ट एक ही हो रहा है, प्रोसेस एक ही हो रहा है कि मतलब समथिंग इज गोइंग टू लॉस एंड विच इज द ट्रेवल फ्रॉम दी हायर टू लोअर टेम्परेचर में। अब वो क्या हो रहा है, अब वहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे, वो तो हमने प्रोसेस में देख लिया। सबसे अहम इवापोरोमीटर में अधिकतर यूज ऑल ओवर वर्ल्ड में तो यूएस किया जाता है, लेकिन अपने इंडिया की बात होती तो मैंने सबसे पहले इंडियन स्टैंडर्ड पैन की बात करूंगा। तो इंडियन स्टैंडर्ड पैन का डिजायर, शेप, साइज, उसमें कंटेंट सब कुछ है, जिससे इंडियन स्टैंडर्ड पैन एक पैन की तरह होता है, उसमें हर एक अलग अलग पार्ट होते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, वहां पे डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो इंडियन स्टैंडर्ड पैन अपने इंडिया में यूज ही होता है, कुछ नहीं इंडियन यूज करना है। और यूएस क्लास ए पैन जो कि जनरेट आपको पता चल रहा है यूएस ने किया था इसका संशोधन, ठीक है। तो यूएस क्लास ए पैन वर्ल्ड वाइड अधिक यूज होता है। और नेक्स्ट थर्ड है जो कि है क्लोरेडो संक पैन बोला गया। तो ऐसे तीन पैन हैं जो कि आप इवापोरोमीटर बताते हैं। इवापोरोमीटर मतलब इवापोरेशन रेट को काउंट करना, मतलब इवापोरोमीटर है, जिसमें इंडियन स्टैंडर्ड पैन है, यूएस स्टैंडर्ड पैन है, यूएस का क्लास A1 है, एंड थर्ड है कि आपका कोलोराडो सुकिन पैन। ऐसा
थर्ड वन है। तो ये 3 पेन है, इसमें ये मीटर है, इवापोरोमीटर काउंट करके आपका ट्रांसपिरेशन भी बताते हैं, ट्रांसपिरेशन के लिए यूज होता है। बाकी ये 3 अलग अलग हैं। 3 में कौन कौन से आते हैं आपके, एम्पेरिकल इक्वेशन आता है, वाटर बजट मेथड और एनर्जी बजट मेथड आता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड अभी देखिए ट्रांसपिरेशन में भी आना है। आप सेम ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है प्रोसेस वो इवापोरेशन क्या हो रहा है। अगर इवापोरेशन भी बोलेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं इवापोरेशन का, तो अगेन ये 4 मेथड आपके सामने है। ठीक है, तो इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन के लिए मेथड सेम है, आप सीधा लिख देना। तो मतलब अगर आपका इवापोरेशन में पूछेगा तो यही मेथड आता है, उसका विथ डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं है, जस्ट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के बीच सब टाइटल दे देंगे, बात खत्म। इतना ही करना है, कुछ अलग करना नहीं है। तो इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन होने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन की तरफ। अभी देखिए इनफिल्ट्रेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम देखा था, हमारे जो 3 अहम इंपॉर्टेंट है पार्ट क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, 3 अहम पार्ट जो है, 3 अहम पार्ट जो है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। तो सब कुछ लाइनें इस क्लाउड फॉर्मेशन में कहां से आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था ओशन से जो हमारा ये सब इवोपरेशन होके जा रहा है। ठीक है, तो इवोपरेशन है ये सब जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में एरो दिखाए ये सब इवोपरेशन। तो जो प्रेसिपिटेशन डाउनवर्ड जो है प्रेसिपिटेशन में, तो देखिए ये इवोपरेशन है, ओशन से जगह फॉर्म ओशन आ रही है, इवोपरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखिए ओशन कैप में था, ओशन कैप से भी जा रहा है। फ्रॉम लेक ये भी इवोपरेशन है, फ्रॉम लेक और फ्रॉम ओशन ये दोनों ध्यान रखना, ये क्या है इवोपरेशन है। ट्रांसपिरेशन का अलग होता है। अब ये जो फ्रॉम ग्राउंड बताए, ये जो फ्रॉम ग्राउंड बताए ये क्या है, सब ये सब फ्रॉम ग्राउंड, मतलब ये जो रन ऑफ ऊपर से जो इवोपरेट होकर जाना, ये फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम लेक, ट्रांसपिरेशन एक पार्ट रहा, और फ्रॉम जितने भी फ्रॉम है, जितने भी फ्रॉम बताए गए, जितने भी फ्रॉम है वो सब क्या है, इवेपोरेशन है। ये सब क्या है, इवोपरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन एक्सपोज हो रहा है क्या, डायरेक्टली नहीं। ये क्या है, रेस्पिरेशन सिस्टम में से क्या निकाल रहा है, ऑक्सीजन पार्ट में से वाटर निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है। अब ये तो ट्रांसपिरेशन हो गया। अब एक और कंटेंट है इंटरफ्लो, और इसी को देखिए इंटरफ्लो ये जो हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन होने के बाद, इंटरफ्लो के बाद ओशन आ रहा है। तो इनफिल्ट्रेशन जो है, इनफिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जो पोर में से होकर पास होकर, पोरस जो पोर में से सॉइल पोरस होते हैं पास में से होकर ये ओशन की तरफ होता है। तो कुछ पार्ट क्या होते हैं डायरेक्टली जो सरफेस, सॉइल के जो सरफेस में से होते हैं, जब वो पोर में से पास होने लगते हैं तो कुछ जो सरफेस होते हैं वो डायरेक्टली इवोपोरेट होते हैं, और जो अंडर मतलब जो इनफिल्ट्रेट होकर, जो फिल्ट्रेट होकर जो फ्लो करे उसे इंटर्न फ्लो बोलते हैं, और वो ओशन में जाके मिल जाते हैं। तो एक तो ओशन जाने के बाद ही उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू होता है, नहीं तो सॉइल के ऊपर होने पर भी उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो इस वाले पार्ट में हम यही देखेंगे इनफिल्ट्रेशन। अभी इनफिल्ट्रेशन में हमको बताया गया अभी क्या होता है इन दिस प्रोसेस, ये क्या है, ये क्या आएगा, इन दिस प्रोसेस वाटर flows in this process, water flows from the soil pores, सॉइल पोर में से क्या हो रहा है वो फ्लो होकर, इन दिस प्रोसेस वाटर फ्लोज फ्रॉम द सॉइल पोरस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, टू डाउनवर्ड डायरेक्शन is called as infiltration। ये हो गया।
हाँ, तो क्या है, इन दिस प्रोसेस वाटर फ्लोज फ्रॉम द सॉइल पोरस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब सरफेस वाटर भी बोलते हैं इन दिस प्रोसेस वाटर फ्लो, मतलब सरफेस वाटर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस वाटर सरफेस वाटर फ्लोज फ्रॉम दी सॉइल पोरस, या फिर वाटर बोला तो भी चलता है, टू डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, अगर सॉइल पोर की अमाउंट बढ़ी तो इनफिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा, सॉइल पोरस बढ़ा तो सॉइल पोरस की अमाउंट अगर बढ़ी है तो इनफिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा, ध्यान रखिए। अभी देखिए क्या होता है ड्यूरिंग द रेनफॉल, तो क्या होता है, रेनफॉल से पहले कौन सा सीजन होता है आपका, समर का। समर में क्या होता है, सॉइल का एकदम पूरी तरह से ड्राई होती है, ड्राई रहती है, एकदम पूरी तरह से ड्राई रहती है। तो ड्राई होने के बाद क्या होता है, अगर ये आपके सॉइल है, अगर ये समर सीजन में खूब रेडिएशन होने के बाद क्या होता है, पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, पूरे क्रैक वगैरह रहते हैं, ठीक है, सम डिस्टेंस में, मतलब उसको बल्क बोला जाता है। तो बल्क होने के बाद वहां पे आपके क्या बोल सकते हैं, वहां पे क्रैक वगैरह फॉर्म दिखते हैं, जो मिट्टी थी पूरी एकदम से ड्राई हो जाती है। बारिश जैसे ही स्टार्ट हुई, वो सब क्या होने लगते हैं, पोरस से मूव, पोरस क्या होंगे, पहले फिल होने के बाद जब उनका और प्रेशर बढ़ेगा, पहले बारिश में क्या होता है, बारिश करने के बाद पहले पोरस फिल होते हैं, जब और रन ऑफ क्रिएट होने लगता है सरफेस के ऊपर से, तो वो धीरे धीरे इनफिल्ट्रेशन होने के बाद वाटर क्या होता है, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में मिलने लगता है। तो वाटर टेबल भी बढ़ता है, ग्राउंड फिल्ट्रेशन होने के साथ वाटर टेबल इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आपकी ये बात पता होनी चाहिए कि अगर सॉइल पोरस है, तो अगर सॉइल पोरस की अमाउंट ज्यादा है तो इनफिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा। तो इनफिल्ट्रेशन बढ़ा तो मतलब क्या होगा, इंटर्न फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी बढ़ता है, ठीक है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्या है, अभी और पॉइंट और उसमें ऐड क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट और बता सकते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। अभी देखिए इनफिल्ट्रेशन रेट किसके बोल सकते हैं, कि जो वाटर मतलब वाटर एक्चुअली क्या होता है, वाटर एक्चुअली ट्रांसमिट थ्रू द सॉइल, वाटर एक्चुअली ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल एट ए। इनफिल्ट्रेशन क्या, इनफिल्ट्रेशन में वाटर एक्चुअली ट्रांसमिट थ्रू सॉइल एट ए गिवन पीरियड और टाइम बोल सकते हो। तो मतलब इनफिल्ट्रेशन बोल सकते हैं कि वाटर एक्चुअली ट्रांसमिट थ्रू द सॉइल एट ए गिवन और डिजायर पीरियड। आपने अगर कंसिडर किया कि 1 आवर में कितने फिल्ट्रेशन है, तो आपका जो गिवन पीरियड है वो 1 आवर का है। आपने 1 वीक का किया तो आपका 1 वीक पीरियड में हो जाएगा। तो मतलब एक्चुअली कितना वाटर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू दी सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉइल से कितना वाटर क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है। इनफिल्ट्रेशन में इनफिल्ट्रेट के लिए वर्डिंग हमने ट्रांसमिट लगा दिया, तो इनफिल्ट्रेट कितना हो रहा है, ट्रांसमिट कितना टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो गिवन पीरियड में अगर जितना अमाउंट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन रेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनफिल्ट्रेशन रेट के बारे में हो गया। तो इनफिल्ट्रेशन रेट पता चल गया। अभी इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस always act under
ग्रेविटी एक्शन। ध्यान रखना, अब ऐसा नहीं कि हमने खड्डा खोदा, पानी डाल दिया और ऊपर से प्रेशर लगा रहे इनफिल्ट्रेशन ज्यादा करने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, जो नेचुरली हो जाए वही अच्छा होता है, ठीक है। प्रेशर लगाओगे तो कितना अमाउंट आप नीचे डालोगे तो कुछ होगा ना, होगा मतलब खर्च ज्यादा बढ़ेगा, एक्स्ट्रा ताम झाम करने की क्या जरूरत है। तो इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है, इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो ऑलवेज ग्रेविटी फ्लो और ग्रेविटी एक्शन के अंडर ही होता है। तो उसमें कुछ इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस को ध्यान रखना, ये ग्रेविटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेविटी वर्ड मतलब क्या हो गया, हम कर रहे हैं क्या उसको, नहीं, वो बाय दी नेचुरली हो रहा है। तो मतलब एक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसा हो रहा है अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन में कैपिलरी रिएक्शन से आप अपवर्ड जो हो रहा है, ध्यान रखना मैं डाउनवर्ड बोल रहा हूँ, अपवर्ड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो कैपिलरी एक्शन हो गया। ये ग्रेविटी एक्शन, जो ग्रेविटी एक्शन होता है उसी को इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या हो सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या हो रहा है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। तो क्या हो सकता है इनफिल्ट्रेशन, अभी इनफिल्ट्रेशन किस पे होगा, बारिश हो रही है तो रेट ऑफ रेनफॉल जो है, ठीक है। तो रेट होगा मतलब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनफॉल बोल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेनफॉल फर्स्ट आ गया। अब वो बारिश गिरा, कांटेक्ट किस में जाएगा, सॉइल के साथ। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे नेक्स्ट वाला कि आपका ग्राउंड सरफेस कैसा है। तो कंडीशन ऑफ ग्राउंड सरफेस, तो कंडीशन ऑफ ग्राउंड सरफेस कैसा है, तो मतलब स्ट्राटा वहां पे मतलब टॉप स्ट्राटा कैसा है, रॉक रहेगा, रॉक रहेगा तो क्या होगा आपका वॉइड ज्यादा रहेंगे, सॉइल रहेगा तो वॉइड रेशियो ज्यादा रहेंगे, वॉइड रेशियो ज्यादा हुआ तो इनफिल्ट्रेशन बढ़ा, ठीक है। तो पहला क्या रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड आपका हो जाएगा कि कंडीशन ऑफ ग्राउंड सरफेस। थर्ड हो जाएगा सॉइल कैरेक्टर, सॉइल कैसी अगर है तो सॉइल कैसी, मतलब रॉक है, सॉइल है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रेनफॉल हो गया, कंडीशन ऑफ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड सरफेस हो गया। थर्ड सॉइल, सॉइल कंडीशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कि नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो, ये दो तीन मेन हो गए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा हाँ, एंट्रेप्ड एयर कितना है, एंट्रेप्ड एयर मतलब क्या, वॉइड्स अगेन कितने, वॉइड कितने हैं, तो वॉइड एंट्रेप्ड एयर कितने हैं वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका ह्यूमन एक्टिविटीज उस जगह पे कितना है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी मतलब ये अदर एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो हम बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज बोल सकते हैं। तो ये 4-5 मुख्य होते हैं। जनरली ये पूछा नहीं जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इनफिल्ट्रेशन, अगर पूछा गया तो आप ये सीधा लिख देना, ठीक है, ओके। अभी देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन पार्ट हो गया। तो फिल्ट्रेशन क्या है वो सभी को पता चल गया। तो एक्चुअली अभी देखिए लास्ट वाले हमने जो स्लाइड में देखा था कि मतलब जो फिल्ट्रेशन होता है वो ग्रेविटी एक्शन में ही होता है। तो अभी नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या हो सकता है। तो मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग में जैसे कि हमने देखा था कि मतलब कॉजेस जो है इनफिल्ट्रेशन में, तो आपका चाहे सॉइल स्टार्ट मतलब जियोलॉजिकल कंडीशन हो या फिर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन हो, रेनफॉल हो, तो उसमें से ही एक मतलब एक ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग में। जैसे मैंने बोला था कंडीशन ऑफ, एक बार डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा, कंडीशन ऑफ ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस, कंडीशन ऑफ ग्राउंड सरफेस। नेक्स्ट आप हो गया कंडीशन ऑफ ग्राउंड सरफेस, फिर उसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी हमने देख ली। फिर उसके बाद आपका आता है रेनफॉल इंटेंसिटी, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका होता है मॉइस्चर कंटेन इन सॉइल,
मॉइस्चर कंडीशन, मॉइस्चर कंडीशन इन सॉइल। फिर और उसके बाद क्या बोल सकते हैं, उसके बाद उस समय का टेम्परेचर भी बोल सकते हैं आप। तो मतलब आप 4-5 लिख सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप एडिशन करके लिख सकते हैं। तो आपका हो गया रेनफॉल इंटेंसिटी, उसी को आप कंडीशन ऑफ ग्राउंड सरफेस हो गया, सरफेस होने के बाद कंडीशन ऑफ ग्राउंड सरफेस बता दिया, तो और रेनफॉल बता दिया, नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट भी बता दिया, ये भी हो गया सॉइल का, मतलब सॉइल कंडीशन हो गया, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल कंडीशन या मॉइस्चर कंटेंट वो भी हो गया। नेक्स्ट एनट्रैप्ड एयर भी बोल सकते हो, एनट्रैप्ड एयर भी बता सकते हो कि मतलब एक्चुअल में वॉइड कंडीशन कैसी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग। अभी नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन में जनरली पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि जो मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है वो 2 मेथड्स है, एक फ्लोटिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर है और दूसरा स्पार्कलिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर है, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग टाइप है मतलब ट्यूब है, सिंगल ट्यूब और डबल ट्यूब है, तो मतलब जो फ्लोटिंग आता है, तो फ्लोटिंग मतलब जनरली यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका फ्लोटिंग टाइप इनफिल्ट्रेशन, तो मतलब हेडिंग ये आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनफिल्ट्रोमीटर। नेक्स्ट हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इनफ्लोमीटर, क्लासिफिकेशन ऑफ इनफिल्ट्रोमीटर नहीं, इनफिल्ट्रोमीटर हो जाएगा, इनफिल्ट्रोमीटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इनफिल्ट्रोमीटर में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया, फ्लोटिंग टाइप में भी पहला है सिंगल ट्यूब, नेक्स्ट है आपका डबल ट्यूब, ठीक है। तो सिंगल ट्यूब में जनरली क्या होता है आपका, यहाँ पे एक लेयर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे फर्स्ट वाला देख रहे हैं सिंगल ट्यूब। तो सिंगल ट्यूब मतलब एक नली से फिल्ट्रेशन। अभी देखिए यहाँ पे मल्टीपल भी आ जाएंगे, मल्टीपल किस हिसाब से होता है, तो सिंगल में क्या होता है आपका, ये हो गया ट्यूब हो गए। अभी देखिए ट्यूब होने के बाद यहाँ पे अगर सबसे पहले क्या होगा, एक सॉइल मतलब एक स्टार्टिंग, मतलब जनरली हमारी एक ग्राउंड रहेगा, तो उसमें से एक पार्ट, एक इमेजिनरी लाइन हमने खींच दी, पहले वाटर आएगा, पहले सॉइल को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो यहां तक क्या हो जाएगा, पहले आपका सॉइल क्या होगा, वाटर से फिल होगा इन द सेंस पहले वो अपने पोर्स को भरेंगे, धीरे धीरे भरना चालू करेंगे। तो जनरली आपका जो ग्राउंड लेवल तक होता है, तो ग्राउंड लेवल तक क्या होता है, पहले एक 10 mm का बोल सकते हो आप, 1 सेंटी का एक पहले जो पोर होता है फर्स्ट भरा जाता है, क्योंकि क्या होगा डायरेक्टली तो फिल्ट्रेशन नहीं, पहले फर्स्ट लेयर क्या होता है धीरे धीरे होता है। तो पहले इसको हम क्या बोल देंगे, पूरा ग्राउंड जिसको बोलते हैं, पहले ग्राउंड बोलते हैं ना, मतलब जमीन पूरी गीली होनी चाहिए, तो उसको यहाँ पे बोला जाता है। तो उसी को यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया। अगर हम इसको ग्राउंड लेवल बोल दें, तो ग्राउंड ऊपर की जो एकदम सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या पहले क्या होते हैं, अपने में भर जाते हैं, तो हम जनरली उसको कितना बोलते हैं, 10 mm बोला जाता है।
तो 10 mm टू 10 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। तो जनरली 10 mm ही कंसिडर करते हैं इसको। 30 सेंटीमीटर ट्यूब है, ध्यान रखा है ये 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर में मतलब क्या होने लगता है, ग्राउंड लेवल 10 mm टू 10 सेंटीमीटर तक बताया गया। तो क्या होता है, पहले वो फर्स्ट लेयर क्या होते हैं, पहले पानी से भर जाते हैं। भर जाना इसका मतलब पहले यहाँ तक पूरे पानी की सतह आ जाती, फिर वो चालू होता है फिल्ट्रेशन। यहाँ पर आपका फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू होने लगता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे से फिल्ट्रेशन प्रोसेस ये चालू होने लगती है। तो ये जनरली बताया गया है कि ये जनरली आपका 50 सेंटीमीटर अप टू 50 सेंटीमीटर तक फिल्ट्रेशन, एक ट्यूब है ये, जनरली डायमेंशन एक स्टैंडर्ड बताया गया है। तो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सिंगल ट्यूब हो गया। अब ये सिंगल ट्यूब होने के बाद अगर मैं डबल ट्यूब की बात करूं, तो डबल ट्यूब में आपका क्या होता है, डबल ट्यूब इनफिल्ट्रेशन। डबल ट्यूब इनफिल्ट्रेशन में क्या होगा, ये सेकेंड टाइप है आपका। अगेन ट्यूब ले लिया, तो एक तो ये सिंगल ट्यूब हो गई। अब उसके साथ क्या होगा, एक ट्यूब ऐड और कर दो बगल में दो, ये क्या हो गया आपका डबल ट्यूब हो गया। ये आपका जनरली ग्राउंड लेवल हो गया। ये वहां पे पहले आपका जनरली भरेगा, अगेन वो भी वेरीज सेम हाइट सेम इसमें करेंगे। अगर ये 30 सेंटीमीटर पहले से हमने स्टैंडर्ड बताया है, तो सेकंड में यहाँ पे क्या होगा आपका, अगेन 15 सेंटीमीटर बढ़ा दो क्या हरकत है, डबल मतलब उसका डबल हो जाए। 30 पहले था 30 और ये 60 हो जाएगा। इसको क्या बोला हमने, 10 mm टू 10 सेंटीमीटर। तो जनरली 10 mm टू 10 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो इनफिल्ट्रेशन अगेन यहाँ पर आपका क्या होगा, पहले फर्स्ट लेयर बढ़ेगी, पानी क्या होगा, ग्राउंड पे पानी क्या होगा भरेगा पहले, फिर फिल्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा। अब इस केस में क्या होगा, पहले तो केस में यहां से चालू था इनफिल्ट्रेशन, अब इस केस में यहां से भी चालू होगा, यहां से ये हो गया आपका डबल ट्यूब हो गया भाई। तो डबल ट्यूब अगर आपका फिर वहां पे, अब डबल ट्यूब अगर एरिया बढ़ रही है, पहले वाले में सिंगल ट्यूब था, सिंगल ट्यूब आपने कंसिडर किया, तो डबल ट्यूब में आपका एरिया बढ़ गया। एरिया मतलब एक्सपोजिंग एरिया बढ़ गया। तो अगर एक्सपोजिंग एरिया बढ़ता है उस केस में आपका डेप्थ कम रहा तो भी फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है, 15 सेंटीमीटर में भी हो जाएगा। अगर डबल का आपका 4 टाइम्स करोगे तो 15 का अगेन आपका कुछ कम कर दो, तो वहां पे आपका 5 सेंटीमीटर में फिल्ट्रेशन वहां पे देखने को मिलता है। क्यों एक्सपोजिंग एरिया बढ़ा तो डेप्थ कम में भी इनफिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक है। और थर्ड है आपका स्प्रिंकलिंग टाइप फिल्ट्रेशन। स्प्रिंकलिंग टाइप मतलब ये भरने के बाद ये कंटिन्यूअस एक फ्लो पाथ चालू होने लगता है। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एक ड्रॉप टाइप उसमें से स्प्रिंकल टाइप। यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ से जो नीचे आएगा वो क्या होगा, ड्रॉप है। तो मतलब एक यहाँ पे होगा, फिर उसके बीच में बगल में एक ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब वो उसका कंटिन्यूअस पाथ नहीं बनता है, वो कंटिन्यूअस पाथ नहीं बनेगा। वो क्या होगा, जैसे ये कंटिन्यूअस पाथ बन रहा है, वो छोटे छोटे पार्ट में ऑब्स्टेकल बनते हैं, मतलब वो वहां पे जाके रुक जाएंगे। तो ऐसे वो सराउंडिंग में रहते हैं। सराउंडिंग मतलब उसका डेप्थ कम रहता है और इसमें कुछ कम रहता है। जनरली पूछने जाने वाला सिंगल ट्यूब और डबल ट्यूब फिल्ट्रेशन ही है। सिंगल ट्यूब डबल ट्यूब फिल्ट्रेशन मतलब फ्लोटिंग टाइप ही आपका इनफिल्ट्रेशन बता देता है। तो ये मेजरिंग है, आप लिख सकते हो। तो मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड फॉर द मेजरिंग इनफिल्ट्रेशन है ये, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, पूछा तो नहीं गया है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो देखिए 2000 इंडाइसिस पार्ट है, 2012 में लास्ट टाइम पूछा गया था। तो उसमें पूछा गया था एक्सप्लेन इनफिल्ट्रेशन इंडाइसिस विथ सुटेबल स्केच। तो स्केच होने की वजह से मैंने पीडीएफ इंपोर्ट ही कर दिया डायरेक्टली। इंपोर्ट इन द सेंस मैंने लगा स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। तो देखिए इनफिल्ट्रेशन इंडाइसिस जो है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आया 2012 में। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इनफिल्ट्रेशन इंडाइसिस किस पर जनरेट होता है, आपका रेट के हिसाब से। तो इंपॉर्टेंट है कि द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन आपको जनरली दिखता भी होगा, द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज
and one hand a wastage of surface water, but on the other hand it is the way to increase the level of अगर एक तरह से देखा जाए तो इनफिल्ट्रेशन जो है आपका है एक प्रकार का वेस्ट है, बट इन अदर हैंड अगर देखा जाए, उसके अगर दोनों दूसरे पहलू को देखा जाए तो ग्राउंड वाटर को क्या करता है, इट इंक्रीज द ग्राउंड वाटर विच इज ऑल्सो यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज एज वेल एज फॉर ए कमर्शियल पर्पज, द डग वेल, ट्यूब वेल एंड द स्प्रिंग एक्सेट्रा। तो मतलब अगर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है तो एक प्रकार का वेस्ट है, बट आप उसको अगर स्टोर भी कर रहे हो, अगर आप ओशंस वगैरह में जगह अगर आप उसको स्टोर भी कर रहे हो तो स्टोर करोगे तो आप रेसिडेंशियल, डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पस के लिए भी उसका रिजॉल्व कर सकते हो बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेल, ठीक है, ट्यूब वेल, इन सब से आप उसका यूज भी कर सकते हो, ठीक है। To make is easy to understand the, देखिए क्या बोल रहा है, to make is easy to understand the rate infiltration of waste is assured to the same at the depth in the soil. In fact, the rate of infiltration never remain equal at the top layer of soil, always greater than at the lower layer. As you inform rate we can calculate this the infiltration by using the following method। जैसे बोला गया अगर आपका टॉप से बॉटम वाटर इनफिल्ट्रेशन जो हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे मेंशन किया है कि लोअर लेयर क्या हो रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन एट द लोअर लेयर, तो मतलब वो हर तरह हर सॉइल एक बराबर होगा क्या, नहीं होगा, तो नेवर रिमेन इक्वल एट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ऐसा तो कभी नहीं होगा, बट ऑलवेज ग्रेटर देन एट द लोअर लेवल। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर हर एक अगर सॉइल कैरेक्टर की बात करोगे हर जगह पे अलग अलग जिसमें फैक्टर्स देखे थे, ठीक है, सॉइल कैरेक्टर अलग होने से आप क्या कर सकते हो कि टॉप लेयर हर जगह पे इक्वल नहीं हो सकता, इनफिल्ट्रेशन इक्वल नहीं हो सकता है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे तो ऑलवेज जो टॉप लेयर रहेगा ना उसका इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा रहेगा, ग्रेटर देन इनफिल्ट्रेशन ज्यादा रहेगा ग्रेटर देन द लोअर लेयर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है वो देखिए क्या बता रहे हैं, फाई इंडेक्स किसे बोलते हैं, अभी देखिए रेफर हम करेंगे, पहले हम फाई इंडेक्स देख लेते हैं, फाई इंडेक्स में, ठीक है, फाई इंडेक्स देखते क्या है, अभी देखिए एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। फाई इंडेक्स क्या है, व्हाट इज फाई इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, रेफर फिगर बोला है 1.4, फाई इंडेक्स इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो P इज इक्वल टू क्या मेंशन, एक्सप्रेस द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन बोला है, रेट ऑफ द इनफिल्ट्रेशन बोला है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, P इज इक्वल टू E प्लस SR प्लस SD प्लस Q प्लस I, और आगे सिर्फ I अगर इधर लिख लिया बाकी सब उधर के तो P से सब माइनस हो जाएंगे, तो I इज इक्वल टू उसी के हिसाब से बोला, तो इनफिल्ट्रेशन हमें निकालना है ना, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, Q P तो क्या आपका प्रेसिपिटेशन, E क्या है इवोपरेट है, तो हमको I निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, बाकी सब कंटेंट क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा, तो क्या इक्वेशन बनेगा कि इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस अभी प्रेसिपिटेशन में क्या करना पड़ेगा, लॉसेस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आपको मिलेगा ना। तो प्रेसिपिटेशन में हम क्या क्या माइनस कर रहे हैं, इवोपरेशन माइनस कर रहे हैं, सरफेस रिटेंशन थ्रू द इंटरसेप्टेशन एंड डिप्रेसेशन स्टार्ट जो बोले, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, तो मतलब सरफेस रिटेंशन मतलब इवोपरेशन जो उड़ गया, जो सरफेस पे बचा कुछ होते हैं जो कि सिर्फ सरफेस के ऊपर पर ही रह जाते हैं, ऊपर मतलब उसको रन आउट बोला जाता है, जो सरफेस पर वाटर क्या हो जाते हैं, जैसे अभी बोलते हैं ना रास्ते पे देखो बहुत सारे जो गड्ढे में पानी भरे रहते हैं, तो जो भरे रहते जो पानी भरा हुआ रहता है ना कि इनफिल्ट्रेट होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, जो सिर्फ भरे रहते हैं समय के साथ
एक तो इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे या फिर इवोपरेट हो जाएंगे। तो इवोपरेट प्लस सरफेस रिटेंशन, जो सरफेस पे बचे होते हैं, प्लस सरफेस डिटेंशन आफ्टर द व्हाइल ऑफ द फ्लो ऑफ द सरफेस रन ऑफ। तो सरफेस डिटेंशन और रिटेंशन जो बचे हो गए हैं, और डिटेंशन, ये दोनों टर्म एक ही है। देखिए थ्रू इंटरसिपिटेशन एंड डिप्रेशन स्टॉर्म है, और ये सरफेस डिटेंशन मतलब आफ्टर ए व्हाइल पीरियड ऑल्सो फ्लो एज द सरफेस रन ऑफ। जो सरफेस रन ऑफ है वो आता है ये आपका एसडी के अंतर्गत, और सरफेस रिटेंशन एसआर के अंतर्गत। तो मतलब लॉसेस को क्या करना है आपको, प्रेसिपिटेशन में माइनस करना है। क्यू सरफेस रन ऑफ, अगेन आपका क्यू क्या होगा, इन सब में माइनस हो जाएगा। तो क्यू क्या हो गया, माइनस हो गया। तो एस आर और एस डी देखिए रिटेंशन और रिटेंशन है। तो और नेक्स्ट है आपका आई इज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। द सिंपल इक्वेशन कैन बी फॉर्म बाय दी, आप डायरेक्टली बोल सकते हो आई पी माइनस क्यू जो रन ऑफ होता है। फाइंड एक्स अगर आप बताते हो, फाइंड एक्स, इनफिल्ट्रेशन अलग है। जब फाइंड एक्स आपसे पूछा जाएगा तो उस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रन ऑफ, टोटल रेनफॉल माइनस सरफेस रन ऑफ, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिपिटेशन इन एमएम आपके ईयर में, और यहाँ पे टाइम इन आवर्स, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, ये सब टाइम में है। और प्रेसिपिटेशन इन एमएम पर आर हुआ है। प्रेसिपिटेशन 1 घंटे पर कितना हुआ था, 1 घंटे में कितना हुआ, 1 बजे कितना हुआ था, बड़ा बनाता हूं। देखिए 0 10 20 30 40 50 60। तो प्रेसिपिटेशन इन एमएम पर आर बताया, तो मतलब प्रेसिपिटेशन एमएम में हुआ। 1 आर में कितना हुआ प्रेसिपिटेशन, समथिंग ये 25 है, ये 22 आ रहेगा। तो एक ग्राफ है, हेट्रोटाइप बनाया गया है। तो एक्सेस रेनफॉल, जैसे अभी इन दोनों को यहाँ पे एक्सेस रेन ऑफ बोला है, रेन ऑफ। तो देखिए क्या बोला है, ठीक है। तो ये फाइंड एक्स का उन्होंने डायग्राम बनाया। तो प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ आप कैलकुलेट करना, प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन में रन ऑफ मानेंगे तो आपका फाइंड एक्स आ गया। जनरली ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए इफ वी डिडक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर, if we deduct the amount of water taken away from the total precipitation by the way of runoff, मतलब टोटल प्रेसिपिटेशन में से अगर हमने रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ माइनस कर दिया तो हमको फाइंड एक्स मिल जाएगा। वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, उसी बोला है इज द ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ द अबव मेंशन इंडेक्स। तो वही हो गया, मतलब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बताया गया। जैसे यहाँ पे देखिए फाइंड एक्स, ठीक है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया। अभी डब्ल्यू इंडेक्स क्या है, इफ ऑल द एब्स्ट्रैक्शन, दैट मीन इवोपरेशन, सरफेस रिटेंशन etc आर कंसिडर डब्ल्यू इंडेक्स कैन बी यूज टू इम्प्रेस द रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। तो रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन जब हम बात कर रहे थे, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन की, the most commonly expressed the rate of infiltration, तो P में E S R S D Q I। तो अभी Q तो हमने क्या हो गया आपका फाइंड एक्स में यूज हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, देखिए अगेन आप अब W इंडेक्स में कैसे बनाना है, W इंडेक्स कैसे बन गया, W इंडेक्स इज इक्वल टू P माइनस E इवोपरेशन प्लस SR प्लस SD प्लस Q। तो अगेन आपका वहां पे सिर्फ क्या था, सरफेस रन ऑफ था, किसमें, फाइंड एक्स में। अब इसमें क्या क्या माइनस हो रहा है, देखिए फाइंड एक्स में क्या क्या हो रहा है, सॉरी डब्ल्यू इंडेक्स में क्या क्या हो रहा है, P माइनस इवोपरेशन, सॉरी प्रेसिपिटेशन में से क्या हो रहा है, डब्ल्यू इंडेक्स में प्रेसिपिटेशन माइनस इवोपरेशन, ये सारे लॉसेस हैं। तो फाइंड एक्स जो है और डब्ल्यू इंडेक्स दोनों का मीनिंग सेम ही निकल रहा है। तो प्रेसिपिटेशन में माइनस, वहां पे सिर्फ क्यू मतलब सरफेस रन ऑफ ले रहे थे, तो मतलब आप यहाँ पे प्रेसिपिटेशन में से सारे निकालना है। तो इवोपरेशन, सरफेस रिटेंशन, सरफेस रिटेंशन प्लस क्यू, क्यू इन द सेंस आपका क्या हो गया, सरफेस रन ऑफ। इन सब में से प्रेसिपिटेशन में माइनस कर दोगे तो डब्ल्यू इंडेक्स इज ऑलवेज लेसर देन द फाइंड एक्स। क्यू वहां पर सिर्फ क्यू ही कंसिडर था, सरफेस रन ऑफ, यहाँ पर बाकी सब लॉसेस भी कंसिडर है। तो ऑलवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिंग है कि डब्ल्यू इंडेक्स इज ऑलवेज लेसर देन फाइंड एक्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डब्ल्यू मिनिमम इंडेक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज इंडिकेट द मिनिमम रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। ये रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन की ही टाइप्स है, ठीक है।
it is an observed when the uniformly stage is then reached after the stabilization is attained, that means the expression as, तो W में क्या होगा, phi index after the stage of stabilization, ये मतलब कुछ पीरियड desire after the desired period और stabilization और the stage of stabilization होने के बाद जो फाइन इंडेक्स होगा वही डब्ल्यू मिनिमम होगा। इन द सेंस जो आपका डिप्रेशन और रिटेंशन हो रहा था वो स्टेबल होने के बाद भी डब्ल्यू मिनिमम इज इक्वल टू द फाइव मिनिमम हो जाएगा। उस केस में सिर्फ सरफेस रन ऑफ ही कंसिडर होगा। ओके ठीक है, यहां पर आपका ये इंडेक्स खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाया गया है आपको F suffix AV, it is a slight modification of phi index, इसी को हमने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का मॉडिफिकेशन नया है, उसी को ही आपका रेट ऑफ अभी बताया क्या क्या इसमें कंसिडर। इन दिस अज्यूम दैट इज द स्टॉर्म देयर इज अ वेरी लो और नो प्रेसिपिटेशन, द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन इज स्टिल इन अ प्रोग्रेस ड्यू टू द इफेक्ट द अर्ली रिसेप्ट ऑफ द हेवी प्रेसिपिटेशन। तो मतलब सिर्फ करेक्शन किया है उसमें, करेक्शन किस का किया है कि इनफिल्ट्रेशन इज स्टिल इन अ प्रोग्रेस, जब इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू रहता है तो उसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है तो उसी को ही क्या कहा गया है कि फाई इंडेक्स मॉडिफिकेशन में लिया गया, तो उसी को डिनोट किया गया FAY से। दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस इन अ ग्राफिकल मेथड में अगर आपको बताया दिया जाए जिस पीरियड में आपका प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है, प्रेसिपिटेशन है वो काउंटिंग ही नहीं होगा। यहां इस केस में क्या हो रहा था, टोटल काउंट किया गया था कुछ पीरियड में। अभी जैसे 2 से 3 के बीच में अगर पार्ट अगर नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ अलग होता था। अलग हो रहा है मतलब यहाँ पे देखिए नो रेनफॉल पीरियड उस केस में इन्वॉल्व नहीं था। इस केस में आपका FAV में केस में रेट ऑफ नो रेनफॉल, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन में जो कंटेंट है नो रेनफॉल पीरियड है उसको काउंट कर करके आपको रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो नो रेन पीरियड एडजस्ट यहाँ पर किया गया था, मतलब इस पीरियड में आपका कोई रेनफॉल नहीं हुआ। रेनफॉल एक्सेस और रेनफॉल जो है देखिए यहाँ पे ग्राफिकल बताया गया कि नो रेनफॉल पीरियड यहाँ पे क्या एडजस्ट किया गया है यहाँ पर। और देन नेक्स्ट जो की है आपका 10, 20, 30 होगा यहाँ पे भी उस केस में भी 20 to 30 में क्या किया गया कि रेनफॉल यहाँ पर एक्सेस बताया, मतलब यहाँ पर खत्म कर दिया गया, मतलब यहाँ से ज्यादा हुआ फिर उसके बाद ये एडजस्ट करके लिया गया। तो इस पीरियड में बताया गया कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेनफॉल हुआ, यहाँ पे रेनफॉल हुआ, इस केस में क्या हुआ यहाँ पर नहीं हुआ। इस केस में यहाँ पे बताया गया कि रेनफॉल एक्सेस मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया उस नो रेनफॉल को एडजस्ट किया गया। अभी नेक्स्ट नो रेनफॉल पीरियड, नो रेनफॉल पीरियड मतलब आपका यहाँ से जो है यहाँ इस केस में नो रेनफॉल पीरियड बताया गया। अब यहाँ पे जो ये जो ग्राफिकल बताया गया, ग्राफिकल यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से ये जो आ रहा है ग्राफिकल नीचे डाउन होते जा रहा है, नीचे डाउन होते जा रहा है, इसको एक्सेस पीरियड ऑफ FAV बताया गया। तो एक्सेस पीरियड ऑफ FAV मतलब वो काउंट हुआ है, मॉडिफिकेशन किया गया है। मॉडिफिकेशन किसका किया गया है कि जो नो रेनफॉल पीरियड है उसको काउंट करके एडजस्ट करके वहां पर बनाया गया है। तो FAV यहाँ पर आपका दिख रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पीरियड FAV में है। FAV क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ फाई इंडेक्स। कैसे मॉडिफिकेशन किया गया है, जिस पीरियड में आपका रेनफॉल नहीं हुआ नो रेनफॉल पीरियड को एडजस्ट कर करके FAV क्रिएट किया जाता है। तो इट इज इन अ प्रोविजन ऑफ इनफिल्ट्रेशन व्हेन देयर इज अ नो एक्चुअल प्रेसिपिटेशन एज शोन इन फिगर। रेनफॉल इज ऑब्जर्व, रेनफॉल इज ऑब्जर्व। तो हमने मॉडिफिकेशन फाई इंडेक्स का देख लिया। अभी जो मॉडिफिकेशन करके आने वाला है वो भी ध्यान रखिए कि जो FAY है वो भी क्या है विच इज लेसर देन फाई इंडेक्स। ध्यान रखना मॉडिफिकेशन करें मतलब एडजस्ट करने के बाद वैल्यूज कम होती है, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट फाई इंडेक्स क्या है ओवरऑल, मतलब भाई एक मतलब एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं तभी तो मॉडिफिकेशन किया गया ना। तो फाई इंडेक्स क्या है, वैल्यूज हायर रहते हैं, उसका मॉडिफिकेशन करने के बाद वैल्यूज लो हो जाती है। तो FAY विच इज द मोस्ट एक्यूरेट करंट मेथड है जो कि यूज होता है। अभी
सबसे बेहतरीन आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, इसीलिए आपका ले रहा हूं, ठीक है। विच इज इंट्रोडक्शन पार्टरी ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलप, जिसको WRD भी बोला जाता है, WRD, ठीक है। WRD का एग्जाम होता है, WRD का एग्जाम होता है, तो WRD का सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एग्जाम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो अभी ये लोग काम कैसे करते हैं, वर्किंग कैसे कैसे है वो अभी देखेंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब बताया गया, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी कैसे होता है, अपन ने जैसे बात किया था कि शुरुआत में अपना भर दिए थे कि अपना इंडिया का सबसे अच्छा, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं मैनुअली, ठीक है। डीपिंग और ट्रिपलिंग मेथड नहीं यूज करते, डायरेक्टली रेन गेज लगाते हैं, ठीक है। नॉन रिकॉर्डिंग गेज अपन अपना है, तो उसी में से इंडियन मेट्रोलॉजिकल कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे। एक शॉर्ट में देखते हैं, आपका 4 मार्क का हमेशा क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क के लिए। तो इंट्रोडक्शन, एज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पस, सही बात है, जैसे हमने देख लिया, एज वी टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द डायरेक्ट कंज्यूमर एंड ऑल्सो हैव टू मेंटेन इट्स क्वालिटी, आपको पानी की शुद्धता बनाए रखते हुए डायरेक्टली डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस और अदर बहुत सारे फील्ड हैं, उन सबको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपको क्वालिटी और डायरेक्शन और पाथ ही मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए तभी तो वाटर जो है ना 24/7 लाइन है, बहुत ही इसेंशियल सर्विस में भी माना जाता है, बहुत ही, और वो डिस्टर्ब होना मतलब बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। टू डू सो वी नीड टू नो द सोर्स ऑफ वाटर एंड द potential of these sources from the surface water, groundwater and water received from the precipitation. Following are the important government organization working in this field. Let's get the background of this organization in a brief. तो अभी हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड इन द सेंस मतलब थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो जानकारी बहुत ही संक्षिप्त में, आपको क्या करना है, डिटेल आप बना सकते हो, डिटेल बना सकते हो इसका, इन द सेंस आप डिटेल पढ़ सकते हो, नेट इंटरनेट से हो, ठीक है, वहां से आप देखकर पढ़ सकते हो। अब देखिए फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है IMD। IMD इन द सेंस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताया गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD बताया गया। तो IMD इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज फॉर्म इन द ईयर 1875, 1875 में एट शिमला में क्या बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है मिनिस्ट्री, कौन सी है वो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। देन इट वाज शिफ्टेड टू, ये 1875 में बताई गई थी, 1875 में बताई गई थी। 1875 में क्या बताया गया कि भाई जो ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, ये किसके आएगा, एक मिनिस्ट्री के अंडर जिसका है कि अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का नाम दिया जाएगा, वो 1875 में शिमला में ऐसा बोला गया था। देन इट वाज शिफ्टेड टू पुणे, सॉरी हाँ, उसको कहा पे पूना में बताया गया, और ओरिजिनल नेम इज पूना एट दैट टाइम, उस समय पे अपने पुणे का नाम क्या था, पूना, ठीक है। तो पूना नाम था, अभी उसका नाम पुणे, ठीक है, पुणे है, ओरिजिनल नाम उसे बताया था। तो उसके बाद वहां से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट शिमला से शिफ्ट करके पुणे लेके आया गया, एंड एट प्रेजेंट इट इज लोकेटेड एट मौसम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। उसके बाद पुणे से वो कहां पे चला गया, न्यू दिल्ली में चला गया, उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो लोधी रोड पर है एक मौसम भवन, उसके वहां पर वो अब हाल में
कार्यान्वित है, कार्यान्वित मतलब वर्किंग में है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखा जाए तो क्या बता रहे हैं, it is also one of the 6 regional specialized meteorological center of the world meteorological organization। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है हम लोग, उसका सेंटर, मतलब वन में क्या बोला कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल में से एक बता गया था। अभी देखिए टास्क क्या होता है, देखिए टास्क क्या है, इट हैड द task of forecasting, naming and distribution of the warning for the typical cyclone, जो tropical cyclone होते हैं, cyclone in the bay of Bengal, Austrian seas and also have a northern Indian oceans for example, जैसे कि मई 2021। तो इनका काम क्या होता है कि मतलब टास्क क्या होता है कि सर्च करना मतलब क्या, फोरकास्ट मतलब सर्च करना कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है कि जिससे क्या हो सके, तो वो क्या करते हैं, वो फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्टिंग में मतलब उनका नाम का गठन करते हैं कि ये सुनामी में ये होने वाला है, तो उसका फोरकास्टिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वार्निंग ऑफ द साइक्लोन का बता दें कि इस समय के कौन से रीजन में क्या हो रहा है और उसका नाम रखना। जैसे कि अभी देखिए 2021 में क्या नॉर्थन इंडिया में अरेबियन सी में हुआ था, तो कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन आया था इन बे ऑफ बंगाल में, तो अरेबियन सी में था, तो ऑल्सो इज अ नॉर्थन पार्ट ऑफ द ओशंस, जो कि 21 में, तो मतलब फोरकास्टिंग करके उसका नाम रखना इनका काम रहता है। तो नेक्स्ट अभी देखिए नेक्स्ट आपका Tukatev was developed in Arabian Sea which moved towards Kerala, कर्नाटका एंड गोवा। तो उसका नाम अभी नाम क्या रख दिया उन्होंने, वेस्ट बंगाल से जो निकला था अरेबियन सी में से तुकाते। देखिए हर एक रीजन में अलग अलग से नाम बताते हैं, तो उसमें से जो 6 रीजन हम बताए थे कि WHO में से वो क्या करते हैं कि जो ओरिजिन है, जो साइक्लोन का ओरिजिन है, तो उसके ओरिजिन के हिसाब से जिस कंट्री से वो ओरिजिन कर रहे हैं, फिर जिस कंट्री के बाउंड्री से वो ओरिजिन हो रहा है साइक्लोन, उसके हिसाब से उनका नाम पैटर्न डिसाइड होता है। तो तुकाती वाज डेवलप इन अरेबियन सी, वो अरेबियन सी में हुआ, इसका नाम उसका तुकाती पड़ा। अगर हमारे यहाँ होता तो हम लोग अच्छा खासा नाम रखते हैं, जैसे अभी चंद्रयान 3 में नरेंद्र मोदी ने डिक्टेट किया अपने प्रधानमंत्री ने कि जिस पॉइंट पे चंद्रयान 3 लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति रखेंगे, तो वैसे हमारे इंडिया में होता है। अभी अरेबियन सी में हुआ इसीलिए तुकाते नाम रख दिया उसका, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। विच इज मूव्स टूवर्ड दी केरला, कर्नाटका एंड गोवा। तो उस अपने जो मैप है, तो मतलब जब वहां से अरेबियन सी से आया तो इस हिस्से में वो आके मूव हुआ, टकरान हुआ साइक्लोन, इसीलिए उसका नाम इंडियन ने फोरकास्ट किया था, मतलब इंडिया ने उसका डिलीवर किया था और जिसका नाम रखा उन्होंने तुकाते। अरेबियन सी से जनरेट हुआ इसीलिए इसका नाम तुकाते रखा गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अभी देखिए, ये तो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल का डिपार्टमेंट का कमाल है कि हम लोग अच्छा खासा नाम रखने हम लोग एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मतलब क्या, इतने सारे नाम हो जाते ही पूरा कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए महाराष्ट्र एंड फाइनली टू गुजरात कोर्ट मेड ह्यूज मेट्रोलॉजिक, यहाँ पे क्या बोला है कि मेट्रोलॉजिक लॉसेस, महाराष्ट्र एंड फाइनली टू गोवा। तो मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे, जब वो तुकाते यहाँ पे हैम्बर्ड हुआ था तो वहां पे हम इसका इफेक्ट गुजरात तक भी देखा गया है, तो गुजरात और महाराष्ट्र को इसका ज्यादा नुकसान हुआ। द नेक्स्ट साइक्लोन वाज डेवलप्ड बाय बे ऑफ बंगाल वाज नेम एज यास उसका नाम रखा, YAAS, Bias. Both of these were well identified by IMD, Indian Meteorological Department, and the warning were given to all the coastal region to reduce the losses, mainly the save the human lives.
अभी देखिए इतना बड़ा लॉस होता है, इतना बड़ा लॉस होता है, मतलब अपने इंडियन मेट्रो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सब सर्च करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि मतलब 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कि भाई इस रीजन में क्या होने वाला है, इस रीजन में साइक्लोन आने वाला है। तो उस साइक्लोन के लिए हमें प्रॉपर क्या करना पड़ता है, प्रॉपर लोगों को वार्न करना पड़ता है, प्रॉपरली लोगों तक हमको पहुंचना पड़ता है, लोगों को मदद देने के लिए, लोगों को वार्न करने के लिए, जिससे क्या हो सके, प्रॉपरली मैनेजमेंट करना पड़ता है, टीम डिसाइड की जाती है, जिससे क्या हो सके, लॉसेस को क्या कर सके, कम कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं। ये काम किसका होता है, आईएमडी का होता है, नेमली फोरकास्टिंग कर करके लोगों तक पहुंचना, लोगों को बचाना, ये सब काम आता है। तो आईएमडी, आईआरएस एंड आईएनएसटी फॉर वेदर मॉनिटरिंग ऑफ द सब कंटेंट। तो ये सब मॉनिटरिंग और क्या करते हैं, मॉनिटरिंग कर करके लोगों को बताना, लोगों को मदद पहुंचाना, ये सब काम करते हैं आईएमडी, आईआरएस एंड आईएनएसटी। ये क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और ऑफ द सब कंटेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, रिसेंटली 2016 हैज लॉन्च सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर। इसी को 2016 में आईएमडी ने एक लॉन्च सिस्टम को ही लॉन्च किया, जिसको एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, इसी को सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एयर, तो एस का SAMAR मार, टू स्टडी द कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ब्लैक कार्बन रेडिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ aerosols, environmental visible and their climatological effect। तो मतलब ये लोग स्टडी करते हैं कि मतलब ब्लैक कार्बन जो रीजन होते हैं, जहाँ पे मतलब ऐसे स्पॉट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, एनवायरमेंटल विजिबिलिटी, मतलब कितना ज्यादा हो एनवायरमेंटल में चेंजेस हो सकते हैं, एरोसोल मतलब एनवायरमेंटल में कितना चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंटल में कितना चेंजेस हो सकते हैं, ये सबको विजिबल करके क्लाइमेटिक कंडीशन का इफेक्ट कितना हद तक हो सकता है, ये सब फाइंड आउट कर करके मिनिस्ट्री को पहचाना, मिनिस्ट्री क्या करते हैं, उस स्टेट को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके द सेंट्रल वेस्ट एंड पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS। इसके बारे में पूछा गया था, वॉच इज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1916 एट पुणे बाय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज अ स्पेशल इरिगेशन सेल्स। इन दिस हैड अ वेरी लिमिटेड mandates, no modification the traditional irrigation practices होता है, for example flooding the field to the modern method to meet the agricultural requirement। तो मतलब क्या होता है, CWPS में क्या होता है, यहाँ पे पता है सेंट्रल वेस्ट एंड पावर रिसर्च के बारे में बताया। ठीक है, तो मतलब इनका क्या है, ये भी क्या हुआ है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, अपना पुणे का एग्रीकल्चरल है, वही है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी मेट्रोलॉजिकल है, मेट्रोलॉजिकल क्या करती है, वहाँ पे पूरा डाटा बताती है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो ट्रेडिशनल जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस है, उसको वहाँ पर फुलफिल किया जाता है। तो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च में स्टेशन में यहाँ पर पुणे में है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, सभी को पता है यहाँ पे। तो उनका जनरली काम ही रहता है कि मतलब एग्रीकल्चरल में से जो कि हमारा ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस है, जो कि फ्लडिंग मेथड्स में से, उसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं फॉर द एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट, वहाँ पे मॉडर्न मेथड भी यूज किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, CWPRS के अंडर आता है। एट द प्रेजेंट CWPRS is mainly concentrated to find out the solution of the complex water resources problem। तो मतलब वहाँ पे अभी क्या हो रहा है, वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि मतलब वेस्ट कंडीशन में वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं। फॉर द CWPRS हैज डेवलप द फॉलोइंग डिसिप्लिन। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एकदम प्रॉपर सिस्टम फॉर्म किया। अब वो सिस्टम नेमली उन्होंने फॉलोइंग लिखा है। तो फर्स्ट क्या है, उन्होंने रिवर इंजीनियरिंग करके एक
सिस्टम डेवलप किया है, रिवर एंड रिजर्वायर सिस्टम मॉडलिंग, कोस्टल एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर्स, एप्लीकेशन अर्थ साइंस, रिजर्वायर एंड अपर्टमेंट स्ट्रक्चर उन्होंने बताया। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग सर्विसेज। ये सारे सिस्टम वो फॉलो करते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, मॉडलिंग एग्रीकल्चरल में क्या हो सके, डेवलपमेंट देख सके। दिस इंस्टीट्यूट, ऊपर के जितने भी इंस्टीट्यूट है ये सारे रिसर्च के ही फील्ड में है, वो नए नए आइडियाज को जनरेट करता है। दिस इंस्टीट्यूट इज एन रिकॉग्नाइज्ड रीजनल laboratory for the economical and the social commissions for the Asian and Pacific since 1971 से चलते आ रहे हैं। It has helped to develop the project in the Middle East countries and African countries also in become an international organization। तो मतलब हम अब वो इंटरनेशनल लेवल पर वो वर्क कर रहे हैं, तो मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वेरियस जो सॉल्यूशन है उसको वो क्या करते हैं, वेरियस सॉल्यूशन को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट MERI। दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1959। इट इज ए प्राइम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है, अंडर द वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट WRD। देखिए सेंट्रल भी था, अभी स्टेट में ये मेनली इंस्टीट्यूट है। एट नासिक, अभी ये क्या है, ये सिचुएटेड महाराष्ट्र में, नासिक में है। ठीक है, महाराष्ट्र का कहाँ पे है, नासिक में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट वर्किंग इन अ वेरियस फील्ड ऑफ अप्लाइड हाइड्रोलॉजी इन एस। तो उसमें कौन से फील्ड में करना है, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, मॉडल स्टडी है, सॉइल मैकेनिज्म्स हैं, फिर उसके बाद आपका सिस्मोलॉजिकल है, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन के लिए भी बताया, सेडिमेंटेशन स्टडीज फॉर द रिजर्वायर। सेडिमेंटेशन मतलब डैम के सेडिमेंटेशन, सब उसमें क्या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि तो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग जो है, जो महाराष्ट्र में विच इज डील विद द फील्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। तो रिवर के प्रोजेक्ट में ज्यादा ये वर्क करते हैं। तो मतलब यहाँ पे सेडिमेंटेशन से लेकर के उसका सप्लाई चेन सब कुछ ये देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, CDO। सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ना डिजाइन इंस्टीट्यूट बेस्ड इन नासिक। ये भी नासिक में ही क्या है, डिप्लॉय किया गया। इट इज अ मेनली ऑर्गेनाइजेशन बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में ही प्रोजेक्ट वो क्या है, गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो भी नासिक में सिचुएटेड है। CDO was established in a year 1969 to provide 1969 ये देखिए 1969 टू प्रोवाइड द डिजाइन इनपुट ऑफ द मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट। तो हमें बताया कि मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर इनका स्टेबलाइज है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ही वेरियस अराउंड पे वो वर्क करते हैं। CDO एट नासिक इज एंगेज इन डिजाइनिंग ऑफ अ मेजर मीडियम एंड द माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। द डिजाइन वर्क इज डन इन अ 4th सर्कल अमंग ऑफ द गेट सर्कल विच वर्क इन अंडर CDO। तो मतलब वो मेजर वर्क जैसे छोटे हो बड़े हो सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट ये पूरे डिजाइन ही करते हैं। फर्स्ट है आपका और उनका रहे आपका गेट भी। तो डिजाइन देखिए महाराष्ट्र में डैम
इसीलिए ज्यादातर ये है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल डिजाइन भी यहाँ पर है। तो महाराष्ट्र प्रोजेक्ट में आपको डैम्स के कंस्ट्रक्शन, उसका डिजाइन, उसका मेंटेनेंस, उसका वर्किंग, उसका प्रोसीजर, ये सारे फुलफिल है। और यहाँ पे वर्किंग में भी है। तो यहाँ पे रेडियल गेट और स्पिलवे का भी होता है, वर्टिकल लिफ्ट टाइप गेट है, इरिगेशन आउटलेट है, इरिगेशन कम पावर आउटलेट है, वेरियस कैनल है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये सब सेंट्रल डिजाइन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NIH। नेक्स्ट आपका देखा जाए नेक्स्ट देखिए NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। ये जो डिपार्टमेंट है ये सारे क्या कर रहे हैं, आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ वर्किंग में है, ध्यान रखिएगा। तो वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज वर्किंग है जो कि हम देख रहे हैं। तो NIH इज द प्राइमरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रिजुवेनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रुड़की जो उत्तराखंड में है, जो कि बेस्ड है उत्तराखंड में यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो वाटर रिसोर्स जो रिवर है उसका क्या करना है, डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो जल शक्ति करके ही जो परियोजना चलाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पे आते हैं। तो गंगा रिजुवेशन, तो गंगा का भी है उसमें है, मतलब रिवर को स्ट्रॉन्ग करना। मेन ऑब्जेक्ट टू अंडरटेक, टू सपोर्ट, टू प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट। तो ये प्रोजेक्ट मतलब गंगा से रिलेटेड, चाहे उसका शुद्धिकरण हो, चाहे उसका स्टोरेज हो, वो सब करने के लिए ये सारे बॉडी। तो उनका ऑब्जेक्ट क्या है, टू अंडरटेक। तो अंडरटेक मतलब परिस्थिति किस हाल में उसको समझना, टू सपोर्ट कुछ जरूरत है उसको मदद करना, टू प्रमोट और उसमें कुछ बढ़ावा, कुछ एडिशनल कुछ कर सकते हैं क्या, टू कोऑर्डिनेट। इन सबको क्या करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इनका मेन ऑब्जेक्ट है, जो कि उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल का अहम दिया है। नेक्स्ट अभी देखते हैं पास में हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इट ऑल्सो एक्ट एज एन सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD for the specialized the area of hydrological and conduct the user defined demand driven research through the collaboration with the relevant national and the international organization। तो मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के भी अंतर्गत आकर उसका पूरा स्पेशलाइजेशन इन हाइड्रोलॉजिकल और उसको कंडक्ट करा कर लेना, ये सब इस मिनिस्ट्री के, इस इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल वेस्ट कमीशन, CWC। ये न्यू दिल्ली के ही आता है, सेंट्रल है। तो CWC was stabilized in a year 1945. It was then known as a Central Waterway Irrigation and the Navigation Commission। ठीक है, डॉक्टर खोसला was appointed as the founder chairman of this CWINC के लिए। डॉक्टर खोसला का भी नाम काफी लिया जाता है इस महीने में। ठीक है, इनको ही क्या बनाया, चेयरमैन बनाया गया। तो सेंट्रल वाटर कमीशन का चेयरमैन थे कौन, डॉक्टर खोसला। तो करेंटली फंक्शन एज एन ऑफिस अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब ये जो मिनिस्ट्री है ना, इसको क्या किया, ऊपर वाली मिनिस्ट्री के साथ अटैच कर दिया। अंडर द डेवलपमेंट ऑफ द वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा rejuvenation। The role of CWE, it was the responsibility of the initiation and the coordination of the scheme introduced by the Ministry of Jal Shakti। तो मतलब इनका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसको इंटीमेट करना विथ कोऑर्डिनेशन, ये इनका काम है, किसका, CWC का। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए तो और क्या क्या फंक्शन है। This scheme founded to conserve and to control the water resource uses in the various state। तो मतलब इनका क्या है ना, कंट्रोल और दी कन्वर्जन, ये इनके मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट है दिस स्कीम लॉन्च टू दी हेल्प द फील्ड फ्लड मैनेजमेंट में भी आता है, इरिगेशन एक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड
हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ये क्या करते हैं, इसका भी स्कीम लॉन्च टू हेल्प, जो है कि इसका मदद करते हैं, ये स्कीम उन सब डिपार्टमेंट को भी मदद करती है, उन सब स्कीम को भी मदद करती है जो कि फ्लड मैनेजमेंट, इरिगेशन में काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और हाइड्रोलॉजिकल जनरेशन। फाइनली इट कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये फाइनली जब अपना आउटपुट, अपना स्टडी लेकर ये क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप ये व्यवस्थाएं अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये इतनी गवर्नमेंट है ये जो कि अभी ऑन एक्टिव फील्ड पे वर्क कर रही हैं। तो इसमें पूरा हाइड्रोलॉजिकल का ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ, फर्स्ट यूनिट यहाँ पे खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल में। ठीक है, ओके, थैंक यू।